नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सुमित झा। आपके बहाने, जी हां, आप यानी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ऐतिहासिक जीत मिली और लोकसभा चुनाव के बाद लगातार 9 महीने तक रफ्तार से दौड़ रही मोदी की विजय रथ को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने रोक लिया। तो जीत का लड्डू बिहार में मोदी से बुरी तरह मात खा चुके लालू नीतीश के मन में फूटने लगा है। आपकी जीत के बहाने अब बीजेपी पर दोनों नेता खूब बरस रहे हैं। आपकी जीत दोनों नेताओं के लिए बिहार के मौजूदा हालात में मानो नई उम्मीद लेकर आया हो। उम्मीद मांझी की वजह से डूबते नैया को पार लगाने की, उम्मीद बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने की। लेकिन क्या दिल्ली की जीत का असर बिहार पर पड़ेगा? आज बड़ी बहस इसी पर। दिल्ली में मोदी को मात मिली और केजरीवाल को बड़ी जीत मिली तो जश्न बिहार में भी मनने लगा। अरविंद केजरीवाल की जीत में लालू नीतीश अपनी खुशी तलाशने लगे और इस बहाने बीजेपी पर खूब बरसे। अब भारतीय जनता पार्टी का कलेजा फट रहा है। उनका गेम प्लान हम लोगों ने समझ लिया और उनके गेम प्लान को फेल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए। हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, सचमुच लोगों को काम करना पड़ेगा। और जिस ढंग की अब बात कर रहे हैं, हमको उपदेश दे रहे हैं। सब कागज है, जैसे काला धन का टेप सुनाए हैं, अब विशेष राज्य के दर्जा का टेप सुनाए हैं, इस सब का टेप सुनावेंगे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। दिल्ली में बीजेपी की करारी हार के बाद नीतीश के अंदाज मोदी के लिए कुछ यही नजर आ रहा है। नीतीश कुमार का अंदाज ऐसा भला हो भी क्यों ना? आखिर यही मोदी हैं जिनकी वजह से नीतीश को बिहार की गद्दी छोड़नी पड़ गई थी। लोकसभा चुनाव में नीतीश ने सारी रणनीति झोंक दी थी मोदी को दिल्ली तक पहुंचने से रोकने के लिए। लेकिन नतीजा आया तो नीतीश की नीति बिहार में खुद की सियासी जमीन भी बचा पाने में कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद भी नीतीश हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के साथ मिलकर मोदी को मात देने की कवायद में जुटे रहे। झारखंड में भी खूब ताकत झोंकी, लेकिन हर नतीजे के बाद मोदी के चेहरे की मुस्कान बढ़ती गई और नीतीश के चेहरे से चमक गायब होती गई। लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजों ने नीतीश के चेहरे पर चमक लौटा दी है। जीत भले ही अरविंद केजरीवाल की हुई हो, लेकिन इस जीत में नीतीश अपनी नीतियों की जीत मान रहे हैं और कह रहे हैं, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अब हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, सचमुच लोगों को काम करना पड़ेगा। 9वां महीना चल रहा है और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ तो अब तक होगा। अनेक वायदे किए गए कि 100 दिन में किए जाएंगे। अब तो पता चल गया ना कि कौन रिमोट से चला रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी का कलेजा फट रहा है। उनका गेम प्लान हम लोगों ने समझ लिया और उनके गेम प्लान को फेल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए। तो उनकी जो साजिश थी कि बिहार में फ्रंट पर रख करके कि जनता दल यू की सरकार है और सारा उल्टा पुल्टा काम करवाते रहो। मैं तो बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि जितना आरोप उन्होंने मुझको लगाया है इस सरकार के कारण, वो सब एक जगह संकलित है। और जिस ढंग की अब बात कर रहे हैं, हमको उपदेश दे रहे हैं। सब कागज है, जैसे काला धन का टेप सुनाए हैं, अब विशेष राज्य के दर्जा का टेप सुनाए हैं, इस सब का टेप सुनावेंगे कि जरा देख लीजिए क्या कर रहे थे। मोदी की हार और अरविंद केजरीवाल की जीत में सिर्फ नीतीश ही नहीं, लालू भी अपनी भावी जीत तलाश रहे हैं। केजरीवाल जी को मैंने टेलीफोन करके मुबारकबाद दिया। यह जीत अहंकार के ऊपर लोकतंत्र की जीत हुई है। नरेंद्र मोदी का अहंकार, उनके पार्टी के अध्यक्ष का अहंकार और गलत आश्वासन दे करके लोकसभा में लोग जीते थे और फिर काला धन का भी नाम लिए थे।
फिर ये बोल दिया कि ये जुमला है। लोकसभा चुनाव में मोदी से मिली मात ने नीतीश लालू को हाथ मिलाकर साथ चलने को मजबूर किया, लेकिन साथ आने पर भी अब तक कोई सियासी कयामत नहीं कर पाए थे दोनों। लेकिन दिल्ली में मोदी को मिली करारी हार के बाद लालू नीतीश बिहार चुनाव के जंग जीते जाने की उम्मीद देख रहे हैं। और जीत जाएंगे अगर तू संग है, तो लालू नीतीश साथ हैं और अब बीजेपी को दिल्ली में मिली हार के बाद दोनों उम्मीद जता रहे हैं कि अगर हम दोनों साथ रहें तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को हरा लेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है? बड़ी बहस में आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। हम सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं संजय मयूख साहब बीजेपी की तरफ से, नवल शर्मा जी हैं हमारे साथ जेडीयू की तरफ से, राजीव रंजन जी हैं जेडीयू के बागी विधायक हैं और मांझी कैंप के माने जाते हैं, सचेतक भी हैं, लेकिन सचेतक को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए सचेतक पद है मांझी कैंप के, हम ये कह सकते हैं। सरबत जहां फातिमा हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता हैं, शक्ति सिंह यादव जी हैं आरजेडी की तरफ से। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले संजय जी आपके पास मैं आऊँगा, चेहरे पर थोड़ी आज मुस्कुराहट कम होगी, खैर, लेकिन मैं वजह सबसे पहले चाहूंगा आप बताएं, दिल्ली में हार के पीछे 5 बड़ी वजह क्या है? नहीं, हम देखिए जनादेश का सम्मान करते हैं। दिल्ली में हमें हार मिली है, कारणों का हम पता करेंगे और जब कारणों का पता हम कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बताएंगे। अभी तो सिर्फ इतना हम जानते हैं कि हम हारे हैं और कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों पर हमसे चूक हुई है। उस चूक पर हम बातचीत करके बाद ये में मोदी की हार है? नहीं, कदापि नहीं। मोदी ने 6 रैलियां की जी, मोदी जी ने 6 रैलियां की हैं। आप नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर लड़ते रहे, केंद्र सरकार की नीतियों का हवाला देते रहे, मोदी जी केंद्र की नीतियों को गिनाते रहे। नहीं, तो क्या उन जो दिल्ली में नाकाम मान लिया जनता ने? देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो 70 सूत्री अपने कार्यक्रमों का जखीरा पेश किया लोगों के सामने, अब वो कहाँ तक कामयाब होगा ये तो केजरीवाल साहब जाने। और उनकी नीतियाँ, हाँ, उनकी नीतियाँ देखिए, आपने भी परोसा था लोकसभा चुनाव में। हमने परोसा था, हम पूरा कर रहे हैं। हमने परोसा था, हम पूरा कर रहे हैं। हमने परोसा था, हम पूरा कर रहे हैं और समय आने दीजिए, सब कुछ पूरा होगा, सब कुछ दिखेगा। तो केजरीवाल जी पर भरोसा कीजिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम तो विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों को नकार दिया गया? नहीं, केंद्र सरकार की नीतियों पर चुनाव नहीं हुआ था। दिल्ली में जो चुनाव हुआ था उसमें कुछ स्थानीय मुद्दे थे, कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है, हम भूल स्वीकारते हैं। हम अपने मुद्दों पर जब समीक्षा करेंगे तब आपको निश्चित बताएंगे। दिल्ली में बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा कौन था? दिल्ली में हमने मुख्यमंत्री घोषित किया था, दावेदार घोषित किया था किरण बेदी। लेकिन आपके तमाम नेता हमेशा कहते रहे, तमाम कार्यकर्ता कहिए, हमारी पार्टी में बहुत इस तरह का फरकेट नहीं किया जाता। तमाम कार्यकर्ता लगे थे, कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन किरण बेदी को चेहरा न मानकर कहते रहे कि नरेंद्र मोदी हमारे स्वीकार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी हमारे चेहरे हैं, हम सारे नरेंद्र मोदी को आगे रखकर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, आप मेरे मुंह में मत डालिए। हमारे सारे कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हम अपनी बात को पहुंचाने में असफल रहे हैं, तो इस बात को हम स्वीकार रहे हैं। लेकिन और कितने कारण हैं, उन कारणों के बारे में जब हम समीक्षा करेंगे जरूर बताएंगे। बिहार पर असर कितना देखते हैं आप? बिहार में तो मैं देख रहा हूं, पूरे दिन मैंने देखा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूसरे की बारात सजी उसमें दूल्हा बन के आप बैठना चाह रहे हैं। और दूल्हा नहीं बन सकते, जिसकी बारात रहेगी उसी का दूल्हा होगा। आप क्यों, आपको तो पूछा भी नहीं। आपको तो जिस तरह से माननीय लालू प्रसाद जी को राहुल गांधी ने मंच पे नहीं बुलाया, उसी प्रकार आप समर्थन देते रहे। आपको सभा के लिए न्योता तक नहीं दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। कभी उनके लोग कभी आपका साथ निभाने को भी नहीं। साजिश बेनकाब हो गई नीतीश कुमार। कैसी साजिश? कैसी साजिश? आप बिहार में भी साजिश रच रहे हैं, हमने बनाया क्या पीछे? नहीं, और दिल्ली में आपको बुरी तरह हार मिली, जिसके बाद कहीं से नहीं। हमने जीतन राम मांझी जी को हमने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हमने माननीय नीतीश कुमार जी से इस्तीफा नहीं मांगा। सब कुछ स्वमेवा, सब मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। सब कुछ उन्होंने स्वमेवा किया था, खुद ब खुद किया था। उन्होंने इस्तीफा दिया था, न जाने कहां से नैतिकता पूर्ण हो गई। पूरी तरह से उन्हें लगा कि मेरे नैतिकता के तकाजे का समय सीमा समाप्त हो गया और उन्होंने जीतन राम मांझी जी के खिलाफ आंदोलन बिगुल बजा दिया। मैं जाऊं दूसरे मेहमानों के पास, लेकिन उससे पहले क्या मांझी जी को फ्लोर पर आप समर्थन देंगे? देखिए, हम तो केंद्रीय नेतृत्व से मांग करेंगे कि जो ऐसी स्थिति आई है, तो मेरे कहने का अर्थ है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी की यह इच्छा जरूर है कि यदि ऐसी स्थिति आई है तो समर्थन देना चाहिए। उषा विद्यार्थी जी ने भी कहा कि हम समर्थन देंगे।
देना चाहिए। देना चाहिए या देंगे? देना चाहिए हम। देना चाहिए, अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उषा विद्यार्थी जी पार्टी कह को रही हैं कि चाहिए, हम पार्टी देंगे, को हम तय चाहिए। कर और लिया जब है। मैं पार्टी का अधिकृत नवल प्रवक्ता शर्मा हूं तो जी। मैं आधिकारिक रूप से बोल रहा हूं। ठीक है नवल शर्मा जी, बीजेपी को दिल्ली में हार मिली, इसमें आप क्या देख रहे हैं बिहार के लिए? देखिए, बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरी भारतीय राजनीति के लिए आज का दिन बेहद ही युग विभाजनकारी है। अब लगता है कि राजनीति को बदलने का समय आ गया है। सबसे पहले बात तो यह स्थापित हुई कि अब कथनी और करनी में साम्यता होनी चाहिए। अब आप 10 लाख का सूट पहन के और जगुआर की सवारी करके गरीबों की बेहतरी पर भाषण नहीं झाड़ सकते हैं, ये जमाना बीत गया। दूसरी बात है एक सेकंड मैं रुकूं, माफ कीजिएगा। जी, एक बिल्कुल सेकंड। बिल्कुल। जो आपने, ठीक है, 10 लाख का सूट, जगुआर की गाड़ी, आप जिनके साथ हाथ मिला रहे हैं उनकी भी बर्थडे पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी कहते हैं। तो क्या ये परंपरा, ऐसी परंपरा, ऐशो आराम या शक्ति प्रदर्शन की परंपरा शायद सब में है, राजनीति में है आज की राजनीति में? आप में भी है? मैं समझ गया, बस मैं आपकी भावना को समझ गया। देखिए, वाकई ये भारतीय राजनीति का बड़ा ही करुण पक्ष है और भारत की समग्र पार्टियों को, समग्र दलों को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से और ईमानदारी से विचार करने की आवश्यकता है, मेरी स्पष्ट मान्यता है। दूसरी बात है, मैं बता रहा था, दूसरी बात है कि आज की तारीख में कोई भी दल तभी स्वीकार्य होगा जब जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने की नैतिक सामर्थ्य दिखाता हो। आप काले धन की सवारी करके चुनावी नैया को पार लगाते हैं और जब वादा पूरा करने की बारी आती है तो आप कह देते हैं कि अरे ये तो चुनावी जुमला था। जनता की आशाओं के साथ ये कैसा विश्वासघात है? कैसे लोग विश्वास करेंगे नेताओं पर? कैसे लोग दलों पर विश्वास करेंगे? कैसे लोग वोट देंगे? आम जनता तो बुरी तरह ठगी महसूस कर रही है। एक सामान्य व्यक्ति अगर बैंक से लोन लेने जाता है तो माथे से पसीने की बूंदें छलछला जाती है, लेकिन वही अदानी के लिए आप सारी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए रुपए की बोरी खोल देते हैं बैंकों से। तो कई सारी विसंगतियां हैं जिसे देश ने देखा और खास बात यह रही नहीं, मेरा सवाल है कि इन मुद्दों का, देखिए, इन मुद्दों के आधार पर भी आप झारखंड में गए थे, हरियाणा में गए थे, इन मुद्दों के आधार पर हरियाणा में आप नहीं जीत पाए। ठीक है, दिल्ली में स्थानीय मुद्दे हावी रहे होंगे। आप जिन मुद्दों का हवाला दे रहे हैं उन मुद्दों के आधार पर क्या बिहार में बीजेपी को आप रोक पाएंगे? अब बीजेपी को रोकने वाला सवाल कहां से पैदा होता है? बीजेपी तो खुद ब खुद रुक गई। आप एक बात बताइए कि जब भी केंद्र में किसी नई पार्टी की सरकार बड़े बहुमत से बनती है तो अब तक देखा गया है कि राज्यों में लगभग 2 साल तक उसका खुमार बना रहता है। इतनी जल्दी खुमारी उतरते देश ने पहली बार देखा। दूसरी बात है कि मैं क्या बोलूंगा, हमारी पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? इन्हीं की पार्टी के नेता हैं कीर्ति आजाद। आज कीर्ति आजाद जी ने बोला कि ये छोटी सी फुंसी है, अगर इसको रोका नहीं गया तो कैंसर का रूप ग्रहण कर लेगी। अपनी पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के प्रति कीर्ति आजाद ने जो आज भावना व्यक्त की, आज देखिए चंद्रमोहन राय जी ने क्या कहा। चंद्रमोहन राय जी ने क्या कहा? हाउ तो आपकी भी पार्टी में है जी, हाउ तो आपकी भी पार्टी में है। नहीं, देखिए, अगर हमारी पार्टी में घाव है तो उसका बात मत काटिए, हम बात की बात नहीं काटते हैं, सुना जाए। हमारी पार्टी में अगर घाव है तो हम उस घाव का इलाज कर रहे हैं, बेहतर तरीके से इलाज कर रहे हैं, बेहतर तरीके से इलाज कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि बिहार में इस जीत का असर आप कैसे देखते हैं और आपने अपने लिए कैसे आप सहूलियत देखते हैं इस जीत के बहाने? जी, पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल की जीत ने नेतृत्व की पारदर्शिता को स्थापित किया है और बिहार में हमारे पास नीतीश कुमार के रूप में एक ऐसा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट नेतृत्व है जिसकी व्यक्तिगत इंटीग्रिटी पर आज तक बिहार का पूरा विपक्ष चाह कर भी उंगली नहीं उठा सका। आज तक कभी घोटाला का आरोप नहीं लगा उन पर। और सबसे खास बात यह रही कि जब पद त्यागने की बारी आई तो अपने परिवार में एक से एक योग्य लोगों के रहने के बावजूद नीतीश कुमार जी ने अपने परिवार के व्यक्ति को सीएम नहीं बनाया और इस तरह राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो खोजना मुश्किल है। और चौथी बात है कि पूरे बिहार में बीजेपी विरोधी शक्तियां, आप उनके साथ हाथ मिला लिया आपने, जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, आप उनके साथ आप चल रहे हैं? नहीं, उनकी पार्टी के नुमाइंदे यहां मौजूद हैं और उस पक्ष पर अपना बेहतर स्पष्टीकरण कर पाएंगे। आप तो उनके साथ आरोप लगते रहे, तो फिर जब इस तरह, जब अगर आप पूरी समस्या के विस्तार में और गहराई में जाएंगे तब तो रामविलास पासवान जैसे कई सारी पार्टियां हैं। मैं नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं, मैं आरोप प्रत्यारोप की नहीं। मैं एक मिनट मैं ये बता रहा था, आपने इफेक्ट के बारे में पूछा। मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी विरोधी और नरेंद्र मोदी विरोधी शक्तियों का ध्रुवीकरण होगा। सारी शक्तियां एक मंच पर आएंगी क्योंकि अब राजनीति में बदलाव का वक्त आ गया है। बदलाव का वक्त आ गया है। राजीव जी, क्या इस जीत का असर आप देख रहे हैं और खासतौर पर बिहार में जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, मांझी जी और नीतीश जी के बीच जो लड़ाई है, उस लड़ाई पर भी असर होगा? नीतीश जी को एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं इस जीत के बहाने मिल जाएगी? नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। उसका रीज़न बता दूँ आपको। दिल्ली का एक अलग परिप्रेक्ष्य है और दिल्ली में लोग चेंज चाहते थे और चेंज उन्होंने बीजेपी के बजाय
चाहे जो कारण रहा हो, चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रहा हो, चाहे जो कारण रहा हो, कोई ना कोई कारण है जिसका अध्ययन ये लोग करेंगे, उसके कारण उन्होंने बीजेपी को वोट किया। क्योंकि लोग बहुत जोर से चेंज चाहते थे, इसलिए बहुत उतनी तेज़ी से वोट किया। हालांकि वोट का परसेंटेज सिर्फ 1% कम रहा, जितना पिछले बार वोट आया था बीजेपी को, उससे सिर्फ 1% वोट कम आए, लेकिन सीटें बहुत कम आई, 28 की जगह 3 सीटें आई। ये अलग मुद्दा है उनका डिस्कस करने का। लेकिन बिहार का जहाँ तक परिप्रेक्ष्य है, बिहार में लोगों ने जनता दल यू और बीजेपी कॉम्बिनेशन को मैसिव 84.45% वोट किया, नहीं सॉरी सीट्स दिया। इसका माने ये है कि पूरी जनता लगभग एक तरफ हो गई थी। जब से ये बीजेपी से अलग हुए, चाहे जिस कारण से हुए, लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देखने लगे थे, जिसके कारण जो लोग कहते हैं, तो जब से वो अलग हुए, और आप समझिए कि वैसे आदमी के साथ इन्होंने हाथ मिला दिया जो नोन हैं, क्या कहते हैं, जंगल राज के लीडर के रूप में। अब तक जितनी भी बातें आई हैं, तो वो मैं आता हूं और एक मिनट आपको और बता दूं, 94 में आपको एक मिनट बता दूं, शब्द का प्रयोग करने के पीछे आपको तथ्य देना होगा। अच्छा, वो मैं आता हूं, इसके बाद मैं आपके पास आता हूं। जंगल राज शब्द को लेकर बहुत बातें कही जा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या जंगल राज बीजेपी के साथ जब जेडीयू थी तब नहीं, तो मैं पूरी बात बता दी, या अभी मांझी सरकार जब है तब है? नहीं, आपको वही बात मैं बताना चाहता हूँ। 94 में जब ये नीतीश जी अलग हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैं संन्यास लेना पसंद करूंगा, लेकिन लालू जी के साथ दोबारा जाना पसंद नहीं करूंगा। ये उन्होंने खुद सबके सामने कहा था, कई बार कहा। और उन्होंने खुद कई बार कहा कि साहब जो सिनेरियो है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, ऐसा प्रतीत हो जैसे पूरा जंगल राज हो। लेकिन वो पूरी बात, तब वही मेरा सवाल ये है कि क्या जंगल राज बीजेपी के साथ जब जेडीयू थी तब आ गया, या फिर मांझी जी आ गए? सरकार में जंगल राज होता है? नहीं, सरकार में जंगल राज, वो आप मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए ना। वो आपको बताया ना कि जैसे ही बीजेपी से अलग हुए और जिनके साथ अटैच हो गए, और वही नीतीश कुमार आज से 8 महीना पहले, 9 महीना पहले लगातार लालू जी के खिलाफ जितना इन्होंने बयान किया, या लालू जी ने आप मैं माफ कीजिएगा, रुक रहा हूं, लेकिन सरकार सिस्टम चलाती है। सरकार के मुखिया तो जीतन राम मांझी है। अगर आप कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया, तो मेरे ख्याल से नीतीश जी उसके कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था उन्होंने, जीतन राम मांझी आ गए थे, तो उस दौरान जंगल राज आ गया। वही मैं पूरी बात कह रहा हूं। उसके लिए तो मांझी जी दोषी हैं? नहीं, मांझी दोषी नहीं। जैसे ही आरजेडी से अलायंस हुआ हमारे पार्टी को, 11% मर्डर बढ़ गए विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, 17% रेप बढ़ गया, 22% चोरी डकैती बढ़ गई। अगर कुछ होता है तो सरकार के मुखिया दोषी होते हैं ना, सरकार के मुखिया जिम्मेदार। ठीक है, उन्होंने गलत आंकड़े पेश किया है। हाँ। 2090 से लेकर के 2005 के आंकड़े सामने लाइए, और 2005 से लेकर के 2012 तक। मेरा सवाल ये है, गलत तथ्य आप जो है नेशन को दिखा रहे, राज्य को दिखा रहे हैं। राजीव जी, 2005 के बाद जो आंकड़े हैं वो पार कर गए। मेरा सवाल ये है कि सीएम, बिहार के सीएम जीतन राम मांझी हैं। अगर उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो फिर जाहिर तौर पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। नीतीश जी तो सीएम नहीं है, नीतीश जी अब हवाला दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया। वो भी मैं बताना चाहता हूं। क्या है कि जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं नीतीश जी की कुछ कमजोरियां हैं। जैसे वो चाहते हैं कि बोनलेस चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, बोनलेस प्रेसिडेंट होना चाहिए, बोनलेस क्या कहते हैं पार्टी स्पीकर होना चाहिए। उनका सर्टन क्राइटेरिया है। उसके बाद साथ ही साथ आपको बता दें, जैसे ही कोई चीफ मिनिस्टर, कोई आदमी, शक्ति जी मैं आपके पास आऊंगा। माननीय राजीव रंजन जी को इस बात की पहले जानकारी नहीं थी जब हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे? वही सवाल है, उस सवाल का पार्टी से चुनाव लड़ते समय जीतन राम मांझी जी हैं सरकार में, जेडीयू तो वही कर रही है, वो कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया तो इसलिए हम हटा रहे हैं उनको, और हम आ रहे हैं। नहीं, तो फिर ये कारण नहीं बता रहे हैं वो, उन्होंने कोई तथ्य बताया ही नहीं। क्या ये आप देख रहे हैं दिल्ली में जो जीत मिली है अरविंद केजरीवाल को, बीजेपी को बुरी हार मिली है, उसमें आप अपने लिए कोई उम्मीद देख रहे हैं? हम अपने लिए नहीं देख रहे हैं, सिर्फ देश के सेकुलर मतदाताओं ने, इस देश के अंदर जो सेकुलर में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता में देश में दिल्ली में किन मुद्दों पर? सुमित जी आप हमको कंप्लीट करिए, आपने प्रश्न किया है, किन मुद्दों पर ये पर पार्टी मत डेवलप करिए, कहीं आप फ्री करिएगा, कहीं आप इंटरप्ट करिएगा। दिल्ली में किन मुद्दों पर? हमने ये कहा कि देश के अंदर में जो धर्मनिरपेक्ष जो मतदाता हैं उनको लगा कि मत का बिखराव अच्छा नहीं होगा, और अभी ये चर्चा की है कि 1% मत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कम आया, 1% अधिक आया था तो सभी सीट जीत गए थे दिल्ली में।
तो दिल्ली के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष मतदाता था, जो देखा 9 महीने के अंदर में जो धार्मिक उन्माद, धर्मांतरण जैसे मेरा सवाल ब्रेक का वक्त आ गया है, माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है? दिल्ली में मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है। आप केजरीवाल साहब का बयान उठाए कि आप बयान उठवाइए, लगातार मैंने देखा है बिजली पानी तो स्थानीय मुद्दे हैं। तो आप धर्मनिरपेक्ष की बात आप तो सुन तो लीजिए ना। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का भी सवाल उठाया उन्होंने प्रायोरिटी क्या थी? उन्होंने काले धन का सवाल उठाया। आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। फातिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आऊंगा। सरबत जी इंतजार कीजिएगा, माफ कीजिएगा मैं अभी नहीं आ पाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं शक्ति जी, मैं आता हूं। और आपके बहाने, आपकी जीत के बहाने ताकत की जोर आजमाइश का भी दौर लगातार जारी है बिहार में, और अब इसमें एक नई ऊर्जा का संचार हम कह सकते हैं आपकी जीत के बहाने जेडीयू और आरजेडी में दिख रहा है। दिल्ली में नीतीश कुमार पहुंचे, तमाम अपने समर्थक विधायकों के साथ हैं, कैंप कर रहे हैं, और मुमकिन है कि बुधवार को वो राष्ट्रपति के सामने विधायकों की परेड भी करवाएंगे। समय लिया मांगा गया है। तो जैसा मैंने दिन में कहा कि पहले निर्णय लेने में विलंब, और विलंब करके निर्णय लेना और फिर बहुत समय देना, तो कुल मिलाकर इतना समय देना फिर किस बात के? जबकि कल विधायकों ने अपना फिजिकल प्रेजेंस राजभवन के गेट पर, आज जितना कोई भी गिनती गिन सकता था। तो हम लोगों और जिस प्रकार से जनता दलियों को समर्थन है आरजेडी का, कांग्रेस पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का, इंडिपेंडेंट का भी, तो कुल मिलाकर बहुमत में किसी प्रकार का संदेह नहीं। तो इसकी प्रक्रिया जो भी वो करना चाहते हैं यथाशीघ्र पूरा करना चाहिए, वरना इस प्रकार से सरकारें नहीं चलती हैं। और जानबूझकर इसका मतलब है कि लोग हॉर्स ट्रेडिंग कराना चाहते हैं। बोल रहे हैं भाई हॉर्स ट्रेडिंग। और कल भी हम लोगों ने कहा है और आज भी कहा है कि जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, निर्णय में विलंब हो रहा है, ऐसा लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस लेकर लोग वहां गए। और समय देना, किस बात के लिए समय देना? लेकिन समय उसका उपयोग जो है कैबिनेट कर रहे हैं, सब संसदीय लोकतंत्र के साथ। दिल्ली में नीतीश कुमार अपने समर्थक विधायकों के साथ, और एक बार फिर से आरोप हॉर्स ट्रेडिंग का। ये कह रहे हैं कि जब से दिल्ली से मांझी लौटे हैं तब से हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस लेकर लौट गए हैं। जाहिर है आम आदमी पार्टी की जीत और बीजेपी की बुरी हार के बाद हौसला और बढ़ गया है। शक्ति यादव जी, ऐसा ही कुछ है, हौसला और बढ़ गया है? निश्चित तौर पर मैं कई आपके घटना चक्र देश के अंदर में, जब से भारतीय जनता पार्टी आज नहीं पूर्व की सरकारें जब बनी थी, संवैधानिक संस्थाओं से छेड़छाड़, उसका दुरुपयोग ये लगातार करते रहे। हमारे समय में भी उन्होंने राष्ट्रपति शासन राम भंडारी जी साहब थे बिहार के राज्यपाल, उसमें भी उन्होंने दुरुपयोग किया था, फिर मुंह की खानी पड़ी थी। अब वो कई घटना चक्र, आज इन्होंने जो स्थिति पैदा की, जब नंबर इनके साथ है, नीतीश जी के साथ, नेता चुने गए हैं, सारे लोग हैं, तो ये जो लगातार जो डिले हो रहा है इनको, तो डिले की वजह से क्या टूट का डर है? नहीं टूट, हमें डर नहीं है। हम जानते हैं कि लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी, लेकिन जो आपकी बाध्यताएं हैं, जो राजभवन का एक सीमा है, उस सीमा को आप पार कर रहे हैं। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड, में आरोप नहीं लगाना चाहता हूं बिहार के राज्यपाल जी का, 10 सेकंड फिर नहीं बोल पाइएगा। तो ट्रैक रिकॉर्ड यूपी से लेकर के यहां तक आप देख लीजिए क्या रहा है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हमें शंका है कि जो लगातार आप लेट कर रहे हैं देश के अंदर में, जो दुनिया देख रही है, देश देख रही है कि इतना एमएलए जो सामने परेड कर रहा है, आप बुला नहीं रहे हैं, चुप साधे हुए हैं। आप कलकत्ता रहते हैं, लेट कर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये नहीं, लेकिन जो केंद्र के इशारे पर जिस तरह से
ये जो है बिहार में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता के पार्टी के लोग, गांव देहात में एक जुमला है कि हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। जल्दी से रिएक्शन, लेकिन एक सेकंड फिर लगातार रिएक्शन, जस्ट सेकंड सर। दूसरी बात मैं सुमित जी कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर में कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और इन्होंने कहा था कि विपक्ष के पद के लायक भी कांग्रेस आज नहीं है। लेकिन देश की जनता ने जल्द ही 9 महीने में दिल्ली में, सुनिए ना, देश की जनता और दिल्ली की जनता, सब जनता नहीं, आप रणछोड़ प्रसाद हमसे क्या बात करेंगे? आप रणछोड़ प्रसाद, आप तो चुनाव ही नहीं लड़े, आप तो चुनाव ही नहीं लड़े। और मेरी पहली बात, आपके नेता, अरे आप कहाँ हैं? और पहली बात, इन्होंने जो महामहिम पर आरोप लगाए हैं, महामहिम पे इन्होंने, नहीं मेरी बात होने दीजिए, इन्होंने जो महामहिम पे आरोप लगाए हैं सरासर गलत है, क्योंकि माननीय जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्यपाल के कथन बातें नहीं सुनी जा रही, पता नहीं चल रहा। मैं संतुष्ट हूं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने कहा कि मैं संतुष्ट हूं। और आपकी पार्टी के लोगों को तोड़ के मंत्री बनाया गया, वो हॉर्स राइडिंग नहीं था। आपकी पार्टी के लोगों को तोड़ के मंत्री बनाया, अरे आपको तो सीख नहीं रहा। बातें नहीं पता। फातिमा जी हमारे साथ, फातिमा जी, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, देखिए कांग्रेस तो 0 पर सिमट कर आ गई दिल्ली में। जरूर कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान एक, हम कह सकते हैं कि जारी है, लेकिन बिहार में असर की बात कही जा रही है। दिल्ली के नतीजों को बिहार में आप देख रही हैं असर के तौर पर? देखिए, बीजेपी की जो बात है कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये कभी मुमकिन ही नहीं हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बगैर भारत के वजूद का, आज़ाद हिंदुस्तान की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात को तो हटा ही दीजिए। ठीक है, हम दिल्ली में 0 पर आउट हुए हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत विनम्रता से इसको स्वीकार की है और अपने अंदर जो हमारी कमियां हैं उसको हम तलाश रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ हम उभरेंगे। लोकसभा चुनाव नंबर एक सुमित जी, एक सवाल का जवाब एक साथ देते चली जाती हूँ। नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी ने जितने वादों के साथ सेंटर में आई थी, जितने लंबे चौड़े उसने वादे करे थे, ये पीछे 9 महीने में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ना ही उनकी आर्थिक नीति, ना ही उनकी विदेश नीति, ना ही उनकी इंटरनल सिक्योरिटी, ना ही उनकी महिला सिक्योरिटी या और भी अन्य बातें, जितने लंबे चौड़ी बातें थी, चाहे काला धन हो चाहे कुछ भी हो, किसी एक पर भी अगर जरा सा भी वर्क किया गया होता तो शायद दिल्ली में बीजेपी की इतनी बुरी और करारी हार नहीं होती। लेकिन मेरा सवाल, माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं फातिमा जी, माफी के साथ इन्हीं मुद्दों को लेकर हरियाणा में आपकी क्यों हार हुई? इन्हीं मुद्दों पर तो फिर आप गई थी, आपने कहा था कुछ नहीं किया। इन्हीं मुद्दों पर तो हरियाणा में हार हो गई, झारखंड में इन्हीं मुद्दों पर आप गए थे। बिल्कुल इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि झारखंड में मेरी हार हुई है, हरियाणा में हमारी हार हुई है, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत, दिल्ली का जो एक चुनाव था एक प्रतिष्ठा का सवाल था नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने चुनावी सभाएं मेरा सवाल है कि ये मुद्दे हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में कारगर क्यों नहीं होता? हरियाणा और महाराष्ट्र में नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में उनका रथ रुक गया। जिस तरह का गुमान उन्हें हो रहा था कि वो बिल्कुल उनका रथ रुक ही नहीं सकता है। ये अरविंद केजरीवाल की मजबूती है और आपकी कमजोरी है कहीं ना कहीं। अभी संजय मयूख जी बोल रहे थे, जिस तरह से ओवरलैप कर रहे थे दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को या जनता की बातों को ओवरलैप करने की आदत बन गई हुई थी, इसकी वजह से दिल्ली की जनता ने इनको करारा जवाब दिया। ठीक है फातिमा जी, एक मिनट, राहुल गांधी, गरीब का बेटा चाय वाले का बेटा, मैं कहाँ हूँ? ठीक है, जनता ने आपको बाहर कर दिया, जनता ने आपको बाहर कर दिया। आप भी 3 पर ही हैं सर, हम हैं, आप भी 3 पर ही हैं। एक सेकंड फातिमा जी, मैं फातिमा जी सवाल कर रहा हूं। एक सेकंड फातिमा जी, ठीक है फातिमा जी, एक सेकंड बारी बारी से मैं आता हूं। मेरा सवाल देखिए कांग्रेस को लेकर इसलिए गंभीर सवाल है क्योंकि हार हुई है, 0 पर आप सिमट गई हैं और उसके बाद तुरंत फिर वही आवाज उठने लगी है, प्रियंका गांधी लाओ, प्रियंका गांधी नहीं आंधी है। राहुल गांधी को कब तक ढूती रहेगी कांग्रेस? परिवारवाद के आगे कब तक नतमस्तक रहेगी कांग्रेस? क्या ये बड़ी कमजोरी नहीं है?
नहीं देखिए सुमित जी, इस बारे में जो कहना कि हाँ राहुल गांधी को बदल दो और प्रियंका ला दो, ये सरासर गलत और सरासर ज्यादती है। कुछ लोगों की भावनाएं हैं और ये प्रियंका जी का आना और नहीं आना ये टोटली प्रियंका जी पर निर्भर करता है। रहा सवाल राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी का विजन बिल्कुल क्लियर है। राहुल गांधी जी जब आते हैं तो वो अपने विजन क्लियर के साथ आते हैं और हमें लगता है कि पूरी विजन क्लियर होते होते जीरो पर आ जाता है। राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे कांग्रेस पार्टी का वर्कर 100% उनके साथ है। बिहार में भी राहुल गांधी रहेंगे। हार और जीत होना किसी एक व्यक्ति विशेष पर इल्जाम नहीं लगाता है। तो फिर आप मोदी जी पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि ये भाजपा सिर्फ 2 मैन की पार्टी बन करके रह गई हुई थी। हमारे यहाँ सिर्फ एक राहुल गांधी नहीं होते हैं, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है। मुझे बता दीजिए और कौन कितने नाम है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा और दूसरे नाम कौन है? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते हैं, बूथ देखिए फातिमा जी आप भी जानती हैं बेहतर कि राहुल सोनिया के अलावा चेहरा आपके पास कौन है, मुझे बता दीजिए। सुमित जी अगर हम हारते हैं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी सामने आकर के अपनी हार की जिम्मेदारी लेती है। लेकिन अगर आज दिल्ली में हारे हैं तो कहाँ है मोदी जी? ठीक है, कहाँ है मोदी जी? संजय जी ठीक है, ये सवाल पूरी पार्टी ने कहा कि हम सारे कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। पूरी पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार। अमित शाह क्या आएंगे? अमित शाह की विफलता है, पार्टी कह रही है, पूरी पार्टी कह रही है और सब अमित शाह की रणनीतिक विफलता है। नहीं, कार्यकर्ताओं की विफलता है। हम कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं की है, अमित शाह की नहीं। पूरे हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता है। मेरे यहाँ परिवारवाद नहीं है, मेरे यहाँ कोई युवराज नहीं है, कोई महारानी नहीं है। हम महारानी नहीं है। नहीं, महारानी और युवराज नहीं है। महारानी और युवराज नहीं है। नहीं, महारानी और अमित शाह कौन है? अरे आप कौन बात करेंगे? नहीं, ठीक है, एक सेकंड संजय जी, बारी नहीं, मेरा सवाल है कि आप देखिए, आप कल तक एक सेकंड शक्ति जी, आप कल तक कहते थे, आता हूं बुलाए हैं प्रवचन सुनने के लिए। नहीं, कल तक आप कहते थे कि मोदी जी को हमें आगे लेकर हम लड़ रहे हैं तमाम राज्यों में, दिल्ली में मोदी जी को आगे लेकर अमित शाह और मोदी की जोड़ी। आपने ये कृष्ण अर्जुन का रथ भी दिखा दिया था बिहार में, वो पोस्टर में भी शायद होगा। लेकिन क्या आज हार की जिम्मेदारी लेने के लिए अमित शाह नहीं आ गया? जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम कार्यकर्ता लेते हैं और दिल्ली में किरण बेदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था। तो फिर राहुल गांधी पर आप सवाल क्यों उठाते? राहुल गांधी घूम रहे थे कि हम मोदी जी ने भी 6 रैलियां की, मोदी जी ने भी 6 रैलियां की, कैंपेनिंग की। मोदी जी पर क्यों जा रहे हैं? अभी तो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जब स्वीकार कर लिया कि हमारी भूल है, कहीं ना कहीं मुद्दों में कमी है और मेरा वोट यथावत रहा है। मेरा वोट, अरे राहुल गांधी का वोट कहाँ? मेरा तो यथावत रहा है। 1% की कमी आई है, सिर्फ 1% की कमी आई है। आपका वोट कहाँ गया? आपका वोट कहाँ गया? आप मैच फिक्सिंग कर रहे थे। ठीक है, मैं इसके साथ मैच फिक्सिंग कर रहे थे। मेरा आरोप बिहार की तरफ कांग्रेस आपसे मिली हुई थी। ठीक है, एक सेकंड फातिमा जी, नवल शर्मा जी। नहीं, मेरे गरूर को कहां तोड़ा? नवल शर्मा जी, मेरा अहंकार है कि गरीब को हमने जेडीयू के अंदर जो मौजूदा स्थिति है। एक मिनट सुमित जी, गरीब का बेटा जो 10 लाख का सूट पहनता है, आप किस गरीब की बात? अरे युवराज की घर वाली आप लोग क्यों बोल रही हैं? युवराज के घर के लोग हैं, आप मत बोलिए। इस मुद्दे पर आइएगा तो बहुत कुछ खुलेगा, बहुत कुछ खुलेगा। क्या दिल्ली का चुनाव 10 लाख के सूट पर लड़ा गया? फातिमा जी, एक सेकंड, क्या दिल्ली का चुनाव 10 लाख के सूट पर लड़ा गया? बिल्कुल, दिल्ली की जनता ने देखा। बिजली पानी का मुद्दा नहीं था। हाँ बिल्कुल, बिजली पानी का, झुग्गी झोपड़ी वालों ने देखा। ठीक है, 10 लाख का सूट है, मैं कह रहा हूँ। आप जगवार गाड़ी से चले जाते हैं गली मोहल्ले में प्रचार करने के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी वाला जो आपका वोटर था, चाय बेचने वाले। मेरे ख्याल से नवल जी इसका जवाब दे चुके हैं कि आज की राजनीति में, फातिमा जी माफ कीजिएगा, आ रहा हूं मैं। आप जवाब दे चुके हैं कि आज की राजनीति में सबके साथ ऐसा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी आप खड़े हैं तो उनकी भी पार्टी होती है, बहुत शानदार पार्टी होती है, सिर्फ सिफाई महोत्सव। नवल शर्मा जी, क्या जेडीयू के अंदर की जो मौजूदा स्थिति है, और आप दिल्ली में कुछ कर चुके हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली में ताकत आजमाइश का दौर लगातार जारी है, कोशिश कर रहे हैं, क्या इस जीत का असर आप इसमें तलाश रहे हैं कि इसके बहाने हम मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं, और साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में भी आप कुछ उम्मीद देख रहे हैं, या फिर दिल्ली का चुनाव बिजली पानी, शुद्ध बिजली पानी की थी, विकास का मुद्दा था, यहां पर आप जातिगत राजनीति है? थोड़ा बोलने का समय दीजिएगा सुमित जी, आपसे निवेदन है। सबसे पहले तो
संजय मयूख जी अपनी इस भाषा को सुधारें। अभी इन्होंने आदरणीय फातिमा जी के लिए युवराज की घरवाली जैसे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, पार्टी के लोग, ये गलत शब्द है। मैं वापस लेता हूं। ठीक है, अगर आपकी भावना सही है, मेरी भावना है, अगर आपकी भावना सही है तो चलिए, शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन आवेश में आकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, ठीक है, आगे नहीं, बीजेपी की यह हालत हुई है। आवेश में आकर, चलिए होगी बात, मैं वापस ले रहा हूँ, हो गया। आवेश में आकर इस तरह की बातों का इस्तेमाल न किया जाए, शब्द चयन के पहले थोड़ा सोच लिया जाए। खैर, मैं दूसरी बात बता रहा था, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जितनी तेजी से मतदाताओं के दिमाग से बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का खुमार उतरा है, बीजेपी में तो आज बीजेपी के पास आज की तारीख में दिल्ली में सर छुपाने की जगह नहीं बची है। आप ये बात बताइए सुमित जी कि पूरा दिल्ली का चुनाव, इसका मतलब कि किरण बेदी को आपने बलि का बकरा बनाने के लिए लाया था कि जीत जाएंगे तो मोदी जी की जय जयकार होगी और हार जाएंगे तो किरण बेदी को बलि का बकरा बना देंगे। पूरा चुनाव दिल्ली का अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी लड़ा गया और दिल्ली के मतदाताओं ने सिरे से नरेंद्र मोदी को खारिज कर दिया। रही बात बिहार की, तो बिहार में तो हम समाजवादी दलों का गठबंधन, जब दिल्ली में इनकी इतनी शर्मनाक पराजय हुई तो बिहार में तो ये लोग पानी भी नहीं मांगेंगे, पानी मांगने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। और मैं वही बता रहा हूं, बोले दिया जाता है इसलिए क्योंकि आप जिन मुद्दों को बार बार गिनाते हैं, मैं देखिए मैं एक रणनीति की बात तो कर रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं ब्रेक पर जाता हूं, लेकिन नहीं, पहले आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, मैं आप डिबेट में बराबर समय दीजिए। ब्रेक पर जाने से पहले देखिए सर, मजबूरी होती है, प्रोड्यूसर साहब अन्याय मत कीजिए, लेकिन ठीक है। क्या दिल्ली के मुद्दे बिहार के मुद्दे एक हैं? दिल्ली में जो मतदाताओं का मिजाज है वो बिहार के मतदाताओं का मिजाज एक है। बिहार में आप भी दलित, महादलित, तमाम पिछड़ों की राजनीति हो रही है। आज ही मांझी साहब ने कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खिला है, ठेकेदारी में आरक्षण, सवर्ण को नौकरी में आरक्षण, ये तमाम चीजें हैं। दिल्ली की जीत को आप बिहार की जीत के साथ कैसे देखते हैं? मैं ठीक है, एक मुद्दों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बीजेपी रुक गई है, लेकिन सेम चीज है। जी केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की ढकोसली और पाखंडी नीतियों से त्रस्त है। कथनी और करनी में बीजेपी के नेताओं में जो फर्क दिखाई दिया जा रहा है, देखिए, इस पार्टी का नाम होना चाहिए बहुत झूठी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बहुत झूठी पार्टी। और नहीं, और बिहार में कोई एक काम बीजेपी के नेतागण, बीजेपी के प्रवक्तागण पिछले 9 महीने के शासनकाल की एक उपलब्धि आधार पर तो हरियाणा, महाराष्ट्र में भी हर एक राज्य की, देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में हार जानी चाहिए बीजेपी को, झारखंड में हार जानी चाहिए बीजेपी। ऐसे जो सवाल आप पूछिए, देखिए झारखंड में इनका मत परसेंटेज काफी गिरा है लोकसभा चुनाव की तुलना में। ठीक है, महाराष्ट्र में जिसके खिलाफ आप लड़े, उसी के साथ आप मिलकर सरकार बना रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, आता हूं, चर्चा जारी है, लेकिन बिहार के मुद्दे, दिल्ली के मुद्दे क्या समान है, इस पर चर्चा। नीतीश जी कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की जीत मिली और बीजेपी की करारी हार हुई, अब बीजेपी के गेम प्लान को अब समझ लिया है, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। हवाबाजी अब तक कर रहे थे संजय जी आप, लेकिन उससे पहले मैं राजीव जी आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आप हमसे पूछ रहे थे शुरू में? सर मैं आता हूं, पूरी बात करूंगा। राजीव जी से मैं काउंटर लेकर आपके पास आता हूं। राजीव जी, क्या बिहार के चुनाव में और दिल्ली के चुनाव में आप एक समानता देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। दिल्ली के नतीजों का असर आप बिहार के नतीजों नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ लोकल इशू डिफरेंट था। वहाँ क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो कई सारे स्टेट्स के लोग रहते हैं, तो एक बात हो ही नहीं सकती है। यहाँ बिहार में एक तो जात पात है, दूसरा कहते हैं लीडरशिप है, तो ये मुद्दे वहाँ का मुद्दा, यहाँ मुद्दा अलग होगा। यहाँ पर ये जरूर है कि लोगों ने एक मन बना लिया है, लोगों ने एक मन बना लिया है कि हमको चेंज चाहिए। तो अभी एग्जिस्टिंग जो सेटअप पहले से चल रहा था, उसका चेंज चाहते हैं, अब चेंज इस डायरेक्शन में जाए। नवल जी, फिर इस उम्मीद में क्यों है कि बीजेपी हार गई दिल्ली में तो बिहार में भी हार जाएगी? अरे बीजेपी की हार एक बड़ा संकेत है, इसको समझिए। बीजेपी की हार इस बात का संकेत है कि अब बीजेपी की हवाबाजी वाली राजनीति को देश की जनता बड़ी तेजी से स्वीकार कर रही है। अब वह राजनीति लोगों को सहन नहीं हो रही है। 3-4 महीना में तो यह समय आएगा कि जैसे ही नरेंद्र मोदी सीना फुलाकर बोलेंगे भाइयों और बहनों, भीड़ में से लोग उठ के हल्ला करना शुरू कर देगा। अब यह समय आ रहा है, इतनी तेजी से लोग भाग रहे हैं, नरेंद्र मोदी से इरिटेट कर रहे हैं, इसलिए वो राजनीति अब नहीं चलने वाली है। अब झूठा वादा अब नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी से अगर भागे तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक विकल्प मिला। बिल्कुल। बिहार में कौन विकल्प है? बिहार में तो अरविंद केजरीवाल का
प्रशासन को देखने का जो नजरिया है, जो विजन है, वही विजन लेकर नीतीश कुमार जी बहुत पहले से आगे बढ़ रहे हैं। और बीजेपी के नेतागण नीतीश कुमार जी की प्रशासकीय क्षमता के बड़े प्रशंसक रहे, नहीं बड़े प्रशंसक रहे और पीएम मटेरियल रहे इन लोगों के लिए। नीतीश जी की प्रशासकीय क्षमता, मैं दूसरी बात मैं बता रहा हूं, दूसरी बात है कि जिस मांझी जी के कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी के नेता फायरिंग कर रहे हैं, ये लोग जवाब दें कि यही मांझी जी बोलते थे कि सवर्ण जो है वो विदेशी हैं, यही मांझी जी बोलते थे कि नक्सली मेरे भाई हैं, यही मांझी जी बोलते थे कि जिनके पति बाहर कमाने जाते हैं उनकी महिलाएं घर पर क्या करती हैं हम सब जानते हैं। बीजेपी के नेता जवाब दें, उस समय जवाब दें कि उस समय ये सही थे कि आज सही है, उस समय आज सही थे कि आज नहीं, उस समय भी हमारी पार्टी के नेताओं ने बचाव किया था। हमारी पार्टी के नेताओं ने उस समय भी मांझी जी को नसीहत दी थी। उस समय नीतीश जी क्यों चुप्पी साध? नहीं, हमारी पार्टी के नेताओं ने उस समय भी नसीहत दी थी, उस समय भी नसीहत दी थी। लेकिन शब्दों का प्रयोग हुआ था वो गलत था। नहीं, बिल्कुल। और बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा सारी बातों का। लेकिन अगर नीतीश जी बोल रहे हैं कि हम टेप रिकॉर्डर सुनाएंगे लोगों को, सवर्ण की बातें आपने कही, बहुत सारी बातें आज मांझी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। बीजेपी बोल रहे हैं कि सवर्ण विदेशी है कि देशी है, सवर्णों को सरकारी नौकरियों में, बीजेपी के नेता बताएं सवर्णों को बिहार के फॉरवर्ड देशी हैं या विदेशी? माफ कीजिएगा नवल जी, सरकारी नौकरियों में सवर्णों को आरक्षण देने की बात कही गई है, मांझी जी ने कह दिया है। सवर्ण को विदेशी भले ही बताया, लेकिन वो अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश में है, मास्टर स्ट्रोक खेलते जा रहे हैं। आपके पास जवाब क्या है? अरे मेरे पास तो जवाब ही जवाब है। हितैषी वो नहीं है। मांझी जी ने जब तक सर्व समाज की भलाई का लक्ष्य सामने रख के, जब तक वो नीतीश जी के विजन को आगे बढ़ाते रहे, हमारा उनसे कहां विरोध था। जब वो उसकी आड़ में बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने लगे, तब तो समस्या पैदा हुई। आरजेडी पीछे है, नीतीश कुमार एक विकल्प है, मजबूत विकल्प है। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं इनका पार्टनर हूँ। समाजवादियों की जो एकता हो रही है उसके एक अहम कड़ी है। और दिल्ली में निगेटिव प्रचार के जरिए ही ये लोग नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल पर आक्रमण कर रहे थे। और बिहार में भी जंगल राज जैसे दुष्प्रचार को जनता चलने नहीं देगी। नरेंद्र मोदी से अगर भागेंगे तो विकल्प कौन है बिहार? विकल्प जो है बिहार में समाजवादियों की एकता सबसे बड़ा विकल्प। नीतीश कुमार वो जस्ट सेकंड सुन तो लीजिए। नीतीश कुमार जी हों या जो भी हों, एक हमारा जो समाजवादी जो विलय होगा, एक प्रक्रिया होगा, गठबंधन जो भी होगा, विलय की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, वो हमारा विकल्प हो। लेकिन आपने एक बड़ा सवाल पहले कर दिया कि बिहार में इन्होंने कर दी जाती बात। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 9 महीने में इस राज्य का जो प्रधानमंत्री सड़क में कटौती, मनरेगा में कटौती, इंदिरा आवास में कटौती, आप मुखिया का जो फंड मिल रहा था उसमें कटौती, तो आप इस बात को सुमित जानिए कि निचले स्तर पर जनता 9 महीना में त्राहिमाम कर रही है। भारत सरकार ने इस राज्य के साथ आज तक देश के अंदर में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, ये एक मुद्दा है। राज्यों के साथ बहुत छोटा जवाब, मेरी चुनौती है इस पर। कटौती ये एक मुद्दा है। ये लोग विकास के नाम पर हमेशा हवाबाजी करते रहे हैं, इसलिए इनको सब कुछ हवाबाजी लग रहा है। जब बिहार में विकास हो रहा है, जब केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है, जब पुलिया बन रहे हैं, जब रेल पुल का फंड आ रहा है, तो यह विकास इनको हवा लग रही है। जहां तक हमको काम मिला हमने किया। यदि हमने बिहार में एक जिला जो है किया, हमने गंगा सेतु पर रघुवंश प्रसाद सिंह बने तो बिहार के प्रत्येक जिला को मैंने इनकी कथनी 16,000 करोड़ किया दिया में लगातार एक कटौती कर रहा है। एग्जाम्पल कटौती मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल पिछले साल नवंबर में, मैंने 15 महीना पहले केंद्र सरकार को इन लोगों ने लिख के भेजा कि मेरे यहाँ 20% गरीबी घट गई, जिसके कारण क्या हुआ कि 6,08,000 जो इंदिरा आवास मिलता था वो घट के 2,68,000 हो गया। इनके रिपोर्ट के साथ कहाँ गरीबी घटी है? ये राजीव जी कहते थे कि 1.25 करोड़ से, राजीव जी आप यहाँ गरीबी रेखा को आप जो प्रॉपर्टी लाइन को आप जो परिभाषित कर रहे हैं मंच पर आकर के, बिहार के योजना में कटौती, गरीब के बिहार में माने विकास योजनाओं में कटौती, इंदिरा आवास जैसे योजनाओं में कटौती। ठीक है, ये एक मुद्दा लेकर आप चलिएगा। फातिमा जी, मैं आखिरी कमेंट, माफ कीजिएगा बहुत ज्यादा समय आप नहीं दे पाया। ये सवाल हमसे पूछे, इसका जवाब हमसे लीजिए आप। आरजेडी की तरफ से समय वक्त बहुत कम है। फातिमा जी, क्या दिल्ली की चुनाव के बहाने आपको लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर से विकास की बात होने लगेगी, क्योंकि विकास की मुद्दों पर ही दिल्ली चुनाव लड़ा गया और बीजेपी को हार मिली? अगर जातिगत राजनीति बिहार में फिर होती है तो शायद यहां पर नतीजा कुछ और हो सकता है। देखिए, अब न वोटर का मूड बदल चुका हुआ है, बगैर विकास के कोई चारा नहीं है। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने बिहार की हकमारी करी है, ये बात सही है कि सारे फंड, जो सारी योजनाएं जो यूपीए सरकार ने चला रखे थे, उसमें करीब 45 से 55% की कटौती हो गई है। अभी समय नहीं है, अदरवाइज हम डाटा के साथ बता देते हकमारी का आरोप तो नीतीश जी भी आप पर लगाते थे पहले।
नहीं, नीतीश जी तो ऐसे ही लगा रहे थे। 1,47,000 करोड़ रुपए यूपीए ने दिया था। हाँ, नीतीश जी ने उसको काम को आगे बढ़ाने का काम जरूर किया। लगा रहे थे। आप गंभीरता से माफ कीजिएगा, बहुत समय वक्त कम है। आप सभी का बहुत शुक्रिया और माफी के साथ अगर ज्यादा वक्त आप सब में से किसी को नहीं दे पाया तो, लेकिन बहुत अच्छी बात रही कि यहां से एक बात निकल कर आई कि विकास के मुद्दे पर बिहार में कुछ चुनाव लड़ा जाएगा जातिगत राजनीति से ऊपर हटकर। ये अच्छी बात है। दिल्ली चुनाव से अगर ये सबक लें बिहार के नेता तो। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।